नमस्कार दोस्तों, तमाम विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, कुछ लोकसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं, कुछ विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। हवा खराब होने के पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं और उनमें सबसे बड़ा कारण खुद नरेंद्र मोदी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुद्ध अगाड़ी करके इन्होंने बनाया है, उसमें हालत बिगड़ी हुई है। जो देवेंद्र फडणवीस ने पूरा जाल बिछाया था, आज स्थिति है कि उन्हीं की पार्टी में इतने बागी खड़े हो गए हैं कि महाराष्ट्र में संभल नहीं रहा है। जो कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे पर तमाम सवाल उठाते थे, आज उनकी हालत बिगड़ी हुई है। तमाम ऐसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत मान के चल रही थी, वही उसके सबसे ज्यादा बागी और इससे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है, हालत बिगड़ी हुई है। और जब हालत बिगड़ी हुई हो तो आप समझ सकते हैं, तो साजिशें रची जाती हैं, कटोगे तो बटोगे और न जाने क्या क्या। जब इस तरह की साजिशें रची जाती हैं, तब निश्चित रूप से सवाल आता है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे किया जा रहा है। इसके लिए अपराधी, पुलिस और तमाम तरह के नेक्सस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं हिंदुओं में दलित और दूसरे लड़ाए जा रहे हैं, कहीं मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, कहीं किसी से ईसाइयों, मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। ये सारे काम हो रहे हैं। पिछले 10 साल से अधिक समय से नरेंद्र मोदी की सत्ता है देश में। लॉरेंस बिश्नोई नरेंद्र मोदी की कस्टडी में 10 साल से जेल में है, गुजरात में, साबरमती में इस समय। और वहां जब वो जेल में है, उस वक्त वो जेल से नेक्सस चला रहा है और भारत सरकार कहती है कि उसके 700 शूटर इस देश में घूम रहे हैं। कनाडा की सरकार कहती है, अमेरिका की सरकार कहती है कि वो अपराधियों से किस तरीके से सुपारी से काम कराता है और सब कुछ करता है, जिसमें अमित शाह का हाथ है, अजीत डोभाल का हाथ है, वो उसमें मिले हुए हैं। वो यहां 10 साल से है, भाजपा की जेल में है, भाजपा के शासन में है और उसके बाद अपराध पर अपराध कर रहा है, छुट भैये नेताओं की तरह, छुट भैये अपराधियों की तरह धमकी दे रहा है, वसूली कर रहा है और तमाम नेक्सस चला रहा है। हो कैसे रहा है ये सारा गेम? इसका मतलब जो अमित शाह का कनेक्शन बताया गया, वो वहीं से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि 2013 में याद करिए, जो अदालत में एफिडेविट दिया था सीबीआई ने, उसमें कहा था कि अमित शाह वह नेक्सस चलाते हैं जिसमें अपराधी, पुलिस और तमाम तरह के ये लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं और ये मिलके सारे गेम को प्लान करते हैं। जी हां, कुछ ऐसे ही दिख रहा है। इसीलिए शायद शंकराचार्य जी कहते हैं, कटोगे और बटोगे का ये क्या है मतलब? ये तो भविष्यवाची है कि इसका मतलब है कि आज अभी हम बटे नहीं हैं, तो ये बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, किस तरह से साजिश रची जा रही है, इसको लेकर के बड़ा अच्छा कहते हैं। आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। बहरहाल मैं यही बात करूंगा। वही प्रियंका गांधी वायनाड में जब लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जाती हैं, तो वहां लोगों से यही कहती हैं कि यह धरती देखिए कितनी प्यारी है, कि यहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब भाई बहन की तरह रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं। There is so much natural beauty here, but you have beauty of the spirit.
ഇവിടെ മനോഹരമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യത്തിന് ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. Today the whole world is recognizing that my brother is fighting for the truth and he's been fighting alone. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, എന്റെ സഹോദരൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സത്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തനിയെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. But you, my sisters and brothers, recognized it the minute you saw his face. പക്ഷേ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട നിമിഷം അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. You are the light that the whole of India should see. Where Hindus, Muslims, Christians live as brothers and sisters. No fighting, no anger, no hatred. आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि वायनाड संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पे ईसाई और फिर मुस्लिम है. तो ऐसी स्थिति में जो लोग यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वहां मुस्लिम बहुत हैं, यह बिल्कुल गलत है. तो प्रियंका गांधी वही बताती हैं कि यह प्रेम है. जो उनके भाई ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, यह मोहब्बत की दुकान है. लेकिन भाजपा शासन में क्या हो रहा है? मोहब्बत को खत्म कर दो, मॉब लिंचिंग करो और न जाने क्या क्या. और इसका उदाहरण है झुंझुनू में 21 तारीख को मॉब लिंचिंग की गई. स्वाभाविक सी बात है, आज की डेट में मॉब लिंचिंग का मतलब मुस्लिम्स के ही साथ होगा. और मॉब लिंचिंग की गई, वह जुनैद ने अब अस्पताल में दम तोड़ दिया. अब सोचिए किस तरह की स्थिति है. आज तक क्या आपने कभी 2014 के पहले सुना था मॉब लिंचिंग होती है? नहीं सुना था. अभी जब हरियाणा का चुनाव होना था उसके पहले चरखी दादरी में मॉब लिंचिंग हुई और मार डाला गया एक युवक को, यह कह के कि वो गौ मांस खाता था, और जांच में बाद में पता चला वो गौ मांस तो खा ही नहीं रहा था. उधर आपको याद होगा कि निठारी में जिस तरीके से घटना हुई थी, मार डाला गया था 2015 में मॉब लिंच करके, यही आरोप लगा के कि इसके यहां गौमांस खाया जा रहा है. वो बुजुर्ग व्यक्ति को, पहलू खान हो या कोई हो, ये 50 घटनाएं हो चुकी हैं. इतनी घटनाएं हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट और सब कुछ कह चुका है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. इस देश में नफरत इतनी बो दी गई, नफरत इस कदर की हो गई है कि राजस्थान में एक महिला आईएएस अफसर, जो अभ्यर्थी जाते हैं युवा उसके पास अपनी समस्या लेकर के, वो उनसे कहती है, महिला आईएएस अफसर गायत्री राठौर, वो कहती है क्या सरकार से पूछ के पैदा हुए थे? तो साहब उससे ही पूछ लिया जाए, क्या तुम सरकार से पूछ के पैदा हुई थी जो आईएएस की इस कुर्सी पे बैठी हो? तुम्हें बदतमीजी करने का हक किसने दे दिया? लोक सेवक हो, सेवा करना, जनता की नौकर हो, तुम्हारा यह दायित्व है. हालत यह है, बड़ों से इतनी हालत बिगड़ती है कि एक छोटी सी घटना बता रहा हूं. टीना डॉबी आईएएस की टॉपर थी, और जब वहां भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आता है तो 7 सेकेंड में वो 5 बार उसको हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्कार करती है, लेकिन गरीब गुरुओं पे अपना रौब ढारती है, हालांकि दलित समुदाय से, लेकिन यह स्थिति होती है. इससे आप समझिए कि यह एक सत्य है कि कुर्सी पाके इस तरह की हरकतें करती हैं. तो ये मैडम राठौर तो इस तरह करती हैं. इसी तरीके से गुजरात में एक आईएएस अफसर जो कलेक्टर है, नेहा कुमारी दुबे है नाम उसका, और वो महिला कलेक्टर महिलाओं को और दूसरे तमाम लोगों को जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल करती है, दलितों के लिए करती है, इससे आप समझ सकते हैं. वहीं पर एक आईपीएस अफसर है राजकुमार पांड्यन, वो भी इसी तरह की हरकतें करता है. तो यानी इस देश में न महिलाएं सुरक्षित हैं, न दलित सुरक्षित हैं, न
मुस्लिम सुरक्षित है, अल्पसंख्यक सुरक्षित है। इसका एक घटना दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में राम राज्य होने की बात करते हैं। हालत यह होती है, रायबरेली में एक पैसेंजर ट्रेन से जा रही होती है महिला, एक फौजी की वाइफ होती है, उसके साथ लूटपाट होती है और फिर उसको मार के फेंक दिया जाता है। गंभीर हालत में वो घायल स्थिति में अस्पताल में जीवन मौत से लड़ रही। तो इस तरह की भी स्थितियां हो रही, लेकिन सरकार है निकम्मी बनी बैठी, इतनी निकम्मी सरकार। और इसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो तो, क्योंकि वो असल में बिजी दूसरे कामों में, वो नफरत फैलाने में बिजी है, वो बिजी है उन सारी चीजों में। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अब तक 8 दलित मुख्यमंत्री हुए और 8 दलित मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज्यादा जो दलित मुख्यमंत्री दिए वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। उदाहरण देख लीजिए, सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री दामोदर संजीविया थे जो आंध्र प्रदेश में बने थे और 39 साल की उम्र में बने थे। भोला पासवान शास्त्री थे, वो बिहार में बने थे। राम सुंदर दास थे, वो बिहार में बने थे। और जगन्नाथ पहाड़िया थे, वो राजस्थान में बने थे। और इसके बाद सुशील कुमार शिंदे थे जो महाराष्ट्र में बने थे। और इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब में बने। आप सोचिए, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जहां कहीं पे राजपूताना वो चलता है, कहीं पर मराठा चलता है, कहीं पर कुछ और चलता है, वहां पर दलित मुख्यमंत्री बनाने का सिर्फ कांग्रेस ने काम किया। जो उनके अलावा बने, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? जीतन राम मांझी ने दलितों के लिए क्या किया? कोई योगदान है? नहीं है। मायावती इतना शोर मचा के मुख्यमंत्री बनी थी, दलित मुख्यमंत्री, पहली महिला दलित मुख्यमंत्री, और हालत क्या हुई? उन्होंने दलितों के वोट बांटने का काम, बेचने का काम किया। और आज वो कहती हैं भाजपा और कांग्रेस एक जैसे, जबकि भाजपा के साथ गलबहियां डाल के सत्ता चलाने का उन्हीं का इतिहास है। कांग्रेस का सहयोग लेके अपनी जान बचाने का उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं का इतिहास है। तो आप इससे समझिए कि यह लोग हैं जो दलित होते हुए भी, महिला होते हुए भी, न महिलाओं के अत्याचार पे बोलते हैं, न दलितों पे बोलते हैं, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं, सत्ता पाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने सत्ता कैसे कैसे दी है, इसको भी आप समझ लीजिए। सिर्फ यही नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित रहे हैं, दामोदर संजीविया, जगजीवन राम और मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश में पहला दलित राष्ट्रपति दिया था, KR नारायणन। कांग्रेस ने ही इस देश में पहला दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया था। कांग्रेस ने ही इस देश में पहला दलित जो है स्पीकर दिया था। कांग्रेस ने कौन सा ऐसा पद है जहां दलितों को नहीं बढ़ाया? और बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री भी रहे। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने ही इतना बढ़ाया कि लोग तमाम पदों पे पहुंच सके। और यही नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए भी कांग्रेस ने किया। पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मुस्लिम कम्युनिटी से कांग्रेस ने बनाया, सिख कम्युनिटी से कांग्रेस ने बनाया, और कांग्रेस पार्टी ने ही पिछड़ी जात से भी राष्ट्रपति और दूसरे पदों पे बैठाया। यही नहीं, सिख कम्युनिटी के मुख्यमंत्री भी बनाए, गृह मंत्री भी बनाए, राज्यपाल भी बनाए। इसी तरीके से दलित समुदाय से और उनसे तमाम पदों पे बैठाया। कौन सा पद छोड़ा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके हर पद पर बैठाया है। बाकी सब सिर्फ कोई कहेगा मैं दलितों की राजनीति करता हूं, कोई कहेगा अल्पसंख्यकों की राजनीति करता हूं, कोई कहेगा मैं मुस्लिम की करता हूं, कोई कहेगा मैं हिंदू की करता हूं, कोई कहेगा मैं किसी की करता हूं। कांग्रेस ने सभी को हक दिया है।
कोई कम्युनिटी नहीं कह सकती, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो या दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई नहीं कह सकता कि उसे हक नहीं दिया। सबको दिया है, मुस्लिम्स को दिया है, सिख को दिया है, ईसाई को दिया है, हर को उसके अनुसार दिया। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, जिसको आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी कहते हैं ना 80-20, तो जो 20% वाले कहे जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनको सरकारी पदों में 4% पद भी नहीं मिलते। 4%। सोचिए आप, 80-20 का ही बंटवारा कर लो, 20% उन्हें दे दो, आप 80% रखो, तो नहीं। ये आप समझ लीजिए, उनके हक को मारा जाता है। और देश की संपत्ति में भी मुस्लिम सबसे बुरी स्थिति में, दलितों से भी बुरी स्थिति में। ये वही मुसलमान है जो 1000 साल से अधिक इस देश में सत्ता स्थापित रखी, लेकिन उन्होंने संपत्ति सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी, उन्होंने हिंदुओं को दी। आज जितने मंदिर आपको मिलेंगे, चाहे अयोध्या में हो, चाहे मथुरा में हो, उत्तर भारत में कहीं भी देख ले या और भारत के हिस्सों में देख लीजिए, वो मुस्लिम शासनकाल में ही बने हैं। तो सबसे ज्यादा मंदिर, मठ मंदिर मुस्लिम शासनकाल में ही बने। इससे आप समझ सकते हैं उन्होंने आपके साथ नहीं किया। और हैदराबाद के नवाब थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने दिया, योगदान दिया हिंदू विश्वविद्यालय बनाने। और जब उनकी जहां हैदराबाद की रियासत थी, उस रियासत में स्थिति ये थी, वो चाहते पूरा कब्जा अपने पास रखते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पास, मुस्लिम्स के पास सिर्फ 33% हिस्सेदारी थी, शेष सारी हिंदुओं को दी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये नफरत फैला के हमें बांटने का काम तो भाजपा कर रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी वायनाड जाती हैं और यह करते हैं। और ये क्यों नरेंद्र मोदी करते हैं? ये असल में तस्वीर है कि मोदी बचाओ, अडानी बचाओ, ये सिंडिकेट है उसका। और इसी सिंडिकेट को बेनकाब राहुल गांधी बार बार करते हैं। इससे ये लोग घबराते हैं और इसलिए इस तरह की साजिशें रचते हैं। तो इसे आप एक बेहतर तरीके से समझ लें तो सबका भविष्य बनेगा, नहीं तो बर्बाद होना तय है। क्योंकि जो कहा करते थे 2014 में घर घर मोदी, हर हर मोदी, आज वो ट्रेनों के टॉयलेट में लटक के यात्रा कर रहे हैं। और खुश हो लीजिए कि मोदी जी ने वंदे भारत चला दी, ये चला दी। तो आप सोचिए क्या हालत कर दी है, इस देश को बर्बादी में ढकेला है। आप इस नफरत में फंसे रहिए और आपके हिस्से का माल अडानी की जेब में जाएगा। और इसका नतीजा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जैसे ही सत्ता में आए, 3 महीने के अंदर अडानी की संपत्ति 8 गुना बढ़ गई है। 8 गुना। आप अपनी आमदनी सोच लीजिए कितने गुना बढ़ी है या कितनी घटी है, कितना आप महंगाई, बेरोजगारी और सबसे जूझ रहे हैं। फैसला आपका है, समझना आपको। हम तो आपको सच बता सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जैसे कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलो और खुद भी जियो, दूसरे को जीने दो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। सोचो आप। जय